देश के ओटीटी यूट्यूब चैनल के सबसे बड़े पत्रकार हैं आज की तारीख में, संख्या के बल के मामले में। आप सुनते हैं कि लाख जो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उसमें कई महीने लगते हैं। सर के इलेक्शन के टाइम में लाख दो लाख सब्सक्राइबर प्रतिदिन बढ़े हैं, लाख कुछ घंटों में बढ़े हैं। ऐसा करिश्मा करके दिखाया है। लगभग 6 मिलियन 60 लाख के आसपास आपके सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। और इस संख्या बल से बड़ी बात यह है कि उन 60 लाख को सुनने वाले जो दर्शक हैं वे बड़े बड़े पत्रकार हैं, वे बड़े बड़े राजनेता हैं, वे बड़े बड़े हु इज हु हैं। 60 लाख ये केवल सामान्य संख्या नहीं है, ये जानने समझने और जो देश की राजनीति को चलाने वाले हैं उन लोगों की संख्या है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आदरणीय श्री संजय शर्मा जी के लिए। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्वयं की पत्रकारिता, आपने केवल एक व्यक्ति के दम पर होने वाली पत्रकारिता, आप YouTube चैनल के मालिक हैं, ओनर हैं, एंकर हैं, आप अकेले के दम पर छोटी सी टीम के साथ में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देश में आपने बहुत बड़ा अपना मुकाम बनाया है। यहाँ पर जितने पत्रकारिता के विद्यार्थी उपस्थित हैं जो भविष्य में कुछ उसमें अलग करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक आप आदर्श हैं। आप उन्हें उस विषय में भी बताइएगा। साथ ही मुख्य विषय तो है ही, और एक और जो बिंदु मैं जोड़ना चाहूँगा आपके मुख से, मैं जानना चाहूँगा कि जो चुनाव का फीवर था वो उतर गया है, अब धीरे धीरे उतार पर है। चुनाव हो चुके हैं, अगले चुनावों में काफ़ी समय है। तो ऐसे में क्या क्या होने वाला है, कैसे आप लोकप्रियता बरकरार रखेंगे, और ये जो तूफानी लोकप्रियता है आपके चैनल की, प्रतिदिन लाखों सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, उसका क्या राज है। तो ये 3-4 चीज़ें, सबसे पहले दल बदल और विपक्ष का बल, उसके बाद में जो 3-4 प्रश्न हमारे हैं, इन सब के ऊपर आप उद्बोधन दीजिएगा। हम आपको सुनने के लिए बहुत लालायित हैं। एक बार आकाश भरकर तालियां होनी चाहिए श्री संजय शर्मा जी, आज के दौर की एक हस्ती, आज के दौर का एक करिश्मा, आज के स्वतंत्र पत्रकारिता युग की एक बहुत बड़ी हस्ती श्री संजय शर्मा जी। जोरदार तालियों के बीच, आप सबके बीच बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना बढ़िया मेरा स्वागत कर दिया। प्रवीण जी और यहाँ पे जितने अतिथि बैठे हुए हैं उन सबका मैं हृदय से आभार कर रहा हूँ कि इंदौर के इस प्रेस क्लब की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी, और ये प्रवीण जी और उनकी टीम, हमारे संजीव जी भी उसमें एक हिस्सा है और बाकी आप सब हिस्सा हैं। ये अद्भुत है। मैंने नहीं देखा कि देश में कोई 15-16 साल तक लगातार इतना बेहतरीन आयोजन करता रहा हो। ये मेरे लिए एक गौरव की बात है कि मैं इसका हिस्सा हूँ आज, और मेरे लिए सीखने वाली बात है कि पत्रकारिता जगत में अभी भी इतने जुझारू लोग हैं। इंदौर की पत्रकारिता क्यों श्रेष्ठ है, क्यों देश भर में चर्चित है, ये मुझे आज देखने को मिला, और आपने मुझे मौका दिया। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। संचालक महोदय की तो तारीफ़ मैं जितनी करूँ उतनी कम है कि जिन्होंने मैंने सोचा था कि जब पहले बुलाया संजय जी को राष्ट्रवादी, तो मैं कहा मुझे भी या तो अराष्ट्रवादी कहेंगे या राष्ट्रवादी कहेंगे, लेकिन वो लाइन खिंची हुई है। तो फिर दूसरा इन्होंने इधर की लाइट जलेगी, उधर की लाइट बंद कर दी। तो मैं देख रहा था ये राष्ट्रवादियों के लिए लाइट जल रही है आजकल, राष्ट्रवादियों की थोड़ी लाइटें कम हो गई हैं। तो सिलसिला बहुत अच्छा बोला सब लोगों ने। दीपाली जी ने बहुत अच्छी बात कही, संजय जी तो अद्भुत बोले, और बाकी साथियों से मैं मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो सबसे पहले मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से आपने 4 PM का पूछा है। मैं भी आप ही की तरह एक छोटे से ज़िले से रिपोर्टिंग करके आया था, सीखा था, मैंने काम कर रहा था। और लखनऊ में एक अखबार था, मेरे एक साथी पूछ रहे थे नाम 4 PM क्यों है, यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो मैं एक शाम का अखबार, इवनिंग अखबार निकालना चाहता था। तो बहुत सारे नाम मेरे दिमाग में थे, सान टाइम्स, इवनिंग टाइम, शाम का अखबार। तो मुझे लगा 4 बजे अखबार आता है, इसका नाम ही 4 PM रख दो। तो इस तरह से 4 PM की शुरुआत हुई। अभी भी लखनऊ का इवनिंग का अखबार है 4 PM, और उसके बाद हमने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी। और संजय जी ने बात सही कही कि दल बदल, हम केवल राजनेताओं से क्यों बात करें, हम मीडिया की भी तो दल बदल की चर्चा कर लें। देश के बड़े बड़े चर्चित एंकर जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जिनमें उनको देवित्व नज़र आता था, जो उनके आगे पीछे घूमा करते थे, जो 10 जनपद की परिक्रमा करते थे, उनके दिल में भी कुछ कुछ हुआ और वो दल बदल कर गए। अब वो 8-8, 10-10 गनर लेके घूमते हैं। बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े ख्याति हैं। तो दल बदल की परिणति केवल नेताओं की नहीं है, दल पत्रकारों के भी बदले हैं, दिल पत्रकारों के भी बदले हैं, बहुत तेज़ी के साथ बदले हैं।
मैं थोड़ी सी 4 PM की जर्नी बताना चाहूँगा। जैसे आपने मुझसे पूछा कि क्या प्रसिद्धि का कारण है। 2017 में मेरा अखबार बहुत अच्छा चल रहा था, इवनिंग का। सरकार बदली और जो योगी जी की सरकार आई, मैं मानता हूँ जो संजय जी ने कहा कि नौकरशाह नेताओं को बिगाड़ते हैं, मैं इसमें 100% सहमत हूँ। एक कमरा बंद करते हैं, 2 साल कस के पढ़ाई करते हैं, IAS IPS हो जाते हैं, फिर उनको रिटायरमेंट तक जनता की समस्याओं से सरोकार नहीं रहता। मैं नेताओं को इस मामले में श्रेष्ठ मानता हूं कि उनको हर 5 साल बाद इम्तहान देना होता है। लाइट जल गई, देखिए, शुक्रिया आपका, आपने बराबर का मामला कर दिया। तो उनको हर 5 साल बाद इम्तहान देना होता है। आपने किसी के सुख दुख में साथ नहीं दिया तो आप गए। तो राजनेताओं की ये निष्ठा, राजनेताओं की मेहनत नौकरशाहों से कई ज़्यादा होती है। तो एक नौकरशाह ने मुझे बुलाया, सरकार बने हुए 6-7 महीने हुए थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा तुमसे बहुत नाराज है। मैं कहा बाबा मतलब? बोले मुख्यमंत्री। मैंने कहा मुझसे क्यों नाराज है? बोले तुम देखो बड़े बड़े अखबार, उन्होंने 3-4 अखबारों को नाम लिए, मेरा नाम लेना ठीक नहीं है, बड़े बड़े अखबार, देश के सबसे बड़े अखबार, बोले देखो उसमें एक खबर नहीं छपती है, और तुम्हारा ये 4 PM है ना, पहले पेज पे सरकार को मिर्ची लगाती हो, तुम खबर छापती हो, ये मत करो। तो मैंने उनसे कहा देखिए ये जो आप अखबार दिखा रहे हैं ये 100 साल 150 साल पुराने हैं, 5वीं पीढ़ी हो गई। मेरे अखबार को निकले हुए 3 साल हुए हैं। लखनऊ शहर से 10,000 अखबार निकलते हैं, अकेला मेरा अखबार 3 साल में अगर सरकार को दर्द देने लगा तो इससे बड़ी ब्रांडिंग किसी अखबार की हो नहीं सकती कि जो 100-150 साल में हुआ मैंने 3 साल में कर दिया। फिर उन्होंने करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बजट है, हजारों करोड़ रुपए मीडिया को दिए जाते हैं। तो मुझे भी करोड़ों रुपए का एक ऑफर था कि इतने करोड़ रुपए हम हर साल देंगे, ये पहला पेज चेंज कर दो। तो मैंने उनको बहुत विनम्रता से बात कही। मैंने कहा देखिए आप कह रहे हैं कि मेरा अखबार कभी राहुल गांधी ट्वीट कर दे रहे हैं, कभी संजय सिंह कर दे रहे हैं, कभी केजरीवाल ट्वीट कर दे रहे हैं, तो ये एक ब्रांडिंग की एक तरकीब है या ब्रांडिंग का पहलू है या जनता तक पहुंचने का सबसे बढ़िया माध्यम है। जनता को समझ आना चाहिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है वो सत्ता के साथ संतुलन बनाती है, और जो पत्रकारिता है, हमने पत्रकारिता सीखी तो ये बताया गया, ये सिखाया गया और ये खूब जहन में बिठाया गया, जो सरकार बताती है वो विज्ञापन होता है और जो सरकार छुपाती है वो खबर होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और हमने कहा कि इस सिद्धांत पे चलते हुए हम पिछली सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में भी सबसे ज़्यादा कोई छापता था वो हमारा अखबार था, ये रिकॉर्ड में है। इस सरकार में भी जो हो रहा है हम किसी के खिलाफ नहीं छाप रहे, जो सच हो रहा है वो छाप रहे हैं। हम मना कर आए, अगले दिन एक दरोगा हमारे ऑफिस में आता है। ये बात मैं ऐसी बता रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ नौजवान पत्रकार भी दिख रहे हैं, मैं उनको जो बता रहे थे कि अब पत्रकारिता की राह कैसी होती है और दल बदल कराया कैसे जाता है पत्रकारों से नेताओं का, मैं उसका ट्रायल अपने ऊपर का बता रहा हूँ। बाकी किसका कुत्ते को दिल बदला मैं वो भी अभी वहाँ पे आऊँगा, जो संजय जी ने जिक्र किया जिनका। दरोगा जी आए ऑफिस में, एक पर्चा लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कि 4 लाइनें लिखी हुई थी कि मैंने बहुत बुरी तरह से दौलत कमाई है नेताओं से, अफसरों से मिलके। और नीचे लिखा था लल्लू लाल पुत्र कल्लू लाल और ईशान टोला, मतलब फर्जी नाम पते पे। बोले आपके खिलाफ जी मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी है। मैं चौंका, मैंने कहा ये EOW की जांच हो रही है, नाम पता फर्जी? बोले जी वो तो ऊपर का मामला है। 1.5 साल तक 18 जिलों में मेरे परिजनों के घरों पे पुलिस जाती थी। 6 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई कि या तो इधर खेमे में आ जाओ, दल बदल लो, दिल बदल लो, वरना झेलो। उसके कुछ ही दिन बाद मेरे ऑफिस पे 2 गाड़ी भर के लोग आए, पूरे ऑफिस को तोड़ दिया, हमला कर दिया। अब अपना दिल थोड़ा जरा ज़्यादा सा मजबूत होता है ऐसी चीज़ों से कि भाई चलो तो मज़े की चीज़ हो रही है, तो हमसे पंगे ले रहे हो तो चलो मज़ा आ रहा है, थ्रिल आ रही है लाइफ में। मैंने ये थ्रिल बहुत करी है बचपन से। उसके कुछ दिन बाद मेरा अखबार मेरी पत्नी का नाम था। STF बड़ी फेमस है आपके यहाँ से, महाकाल से विकास दुबे पकड़ के ले गए थे, ये एनकाउंटर कर दिया था STF ने। तो STF के जो सबसे बड़े अफसर हैं उनका नाम अमिताभ यश है, वो योगी जी के राइट हैंड है, बड़े एनकाउंटर किया STF ने। खबर हमने STF की बहुत अच्छी छापी, बिल्कुल जेन्युइन छापी। उन साहब ने, सबसे बड़े साहब ने अपने नाम से मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ क्रिमिनल डिफर्मेशन कर दिया। पत्रकारों को वहाँ सरकारी मकान मिलते हैं, मुझे भी मिला हुआ था। एक दिन संजय सिंह आम आदमी पार्टी के आए मेरे ऑफिस में, मैंने उनको इंटरव्यू किया, इंटरव्यू चला यूट्यूब पर। अगले दिन सुबह फ़ोन आए, 6 फ़ोन लगातार एक के बाद कि तुरंत मकान खाली करिए। 100 पुलिस वाले लगा के मकान खाली कर लिया गया। अब ये स्ट्रीम मतलब ये पीक था।
दल भी बदलो, दिल भी बदलो, वरना झेलो। 7 सालों में मेरे अखबार को 1 रुपये का भी विज्ञापन नहीं दिया गया। मान्यता प्राप्त पत्रकार जो होते हैं, हम लोगों के यहाँ चुनाव होते हैं राज्य स्तर के, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट था, मेरी मान्यता खत्म कर दी गई। मेरे पास आज भी उत्तर प्रदेश में सचिवालय पास नहीं है। ये जितना काम कर रहे थे, मैं वो तब 4 PM यूट्यूब चैनल बना के बोल रहा था। जो आप पूछ रहे हैं कि कैसे लोगों में छा गए, जितना काम आपको बता रहा हूँ मैं यूट्यूब पे बोलने लगा। लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश में जब कोई बचा ही नहीं है, सब उसी शैली के हो गए हैं कि आप आम काट के खाते हैं या आम चूस के खाते हैं, बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं। जब सब उस शैली के हो गए तो ये कौन सिर फिरा है जिसके पास हमला हो रहा है। इस शैली में हमने यूट्यूब शुरू किया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आए, हम एक डिबेट करते हैं शाम को 6 बजे। इन दिनों जो मुझे घूमने का मौका मिल रहा है तो संजीव जी संचालन कर ले रहे हैं उसका बढ़िया बेहतरीन तरीके से। मैं वो डिबेट करता था, देश के बड़े बड़े पत्रकार उसमें आते थे। और यूट्यूब की उपलब्धता का, लोगों के प्यार का नतीजा ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल थे, जो 10-10 गनर लेके चलते थे, अपनी जुल्फों को काटते रहते थे, उनकी डिबेट में 3000 लोग भी व्यू नहीं आते थे। और एक दिन मैंने डिबेट खत्म करी तो 6 लाख लोग देख रहे थे उसको। ये रिकॉर्ड था, अद्भुत था। मेरे लिए भी यकीन से परे था। फिर अचानक उस चुनाव के बीच में मैंने एक दिन यूट्यूब खोल के देखा, यूट्यूब गायब। मैंने कहा ये कहाँ चला गया। मैंने वहाँ मेल किया, यूट्यूब पे जवाब नहीं आया। मैं 2 घंटे में समझ गया कि मेरा चैनल गया। मैंने इमीडिएटली फेसबुक पे लिखा कि मेरा चैनल ऐसे बंद कर दिया गया, मैं 4 PM यूपी के नाम पे नया चैनल बना रहा हूँ। विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, देश के बड़े बड़े राजनेताओं ने इसको मुद्दा बनाया कि यूपी में एक पत्रकार बचा है, वो बोल रहा था, उसका चैनल हैक कर लिया गया। मेरे बहुत अच्छे लॉयर, बिल्कुल भाई जैसे हैं, हैदर, बहुत काबिल है, LLM टॉपर है, उसने यूट्यूब को बहुत ज़बरदस्त एक लीगल नोटिस दिया तीसरे दिन कि आप हिंदुस्तान के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं। अब थोड़ा अमेरिका इन सब चीज़ों से थोड़ा डरता है कि यार ये सब पंगे हो रहे हैं कि हम चुनाव प्रभावित करने जा रहे हैं। तीसरे दिन मेरा चैनल खुल गया। तब मुझे तरकीब समझ में आई। और कभी कभी भगवान क्या करता है कि जब आपका एक रास्ते बंद करता है तो 2 रास्ते और खोलता है, लोग कहते हैं। मैं कह ये तो यूपी वाला भी चल गया, इसका क्या करें। फिर लगा इसको यूपी का कर दो, वो यूपी का कर दिया। गुजरात के चुनाव होने को थे, हम कुछ बोल रहे थे, गुजरात की कहानियाँ बता रहे थे, अचानक इनकम टैक्स से लेटर आ गया। 10 सालों में आपने, आपके परिवार ने जितने खर्चे किए, मकान की रिपेयरिंग तक करी है, उन सब का हिसाब 3 दिन में दीजिए। फिर वही बात, या तो दल बदलो या दिल बदलो। हम फिर हमारे अंदर जुझारू बना के आओ जाओ मजे करते हैं, पंगे लेते हैं। हमने गुजरात में ढूंढना शुरू किया। एक बहुत बढ़िया साथी संजीव जी जैसे मयूर जानी मिले हमें, हमने 4 PM गुजरात लॉन्च कर दिया। हमने कहा तुम्हें तो करना ही है पंगे, तुम अपनी रास्ते और हम अपने रास्ते। नतीजा ये हुआ कि हम एक के बाद एक चैनल, जितना ये दबाते गए हम उतना बढ़ते चले गए। आज की तारीख में 4 PM नेशनल के अलावा लगभग 12 चैनल खड़े हो गए। राज्यों के लोग हो गए, राज्यों के लोग जुड़ने लगे और 4 PM एक बड़ी आवाज़ बनने लगा। अचानक अमेरिका से, मिशिगन यूनिवर्सिटी से एक मेल फ़ोन आया, संजय जी बोल रहे हैं। कहा मैं अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी से ये प्रोफेसर बोल रहे हैं, बताइए। बोले हम आपको अमेरिका में बोलने के लिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि आप पिछले 6 महीनों से देश के पॉलिटिकल कमेंटेटर में सबसे ऊपर हैं। आपके हर महीने में 30 करोड़ 35 करोड़ व्यू आते हैं, हर महीने में रोज़ 1-1.5 करोड़ व्यू आ रहे हैं। मुझे लगा कोई आदमी मजाक कर रहा होगा, मेरे जैसे आदमी को कहाँ अमेरिका वाले बुलाएंगे। मैं कहा मेल कर दीजिए। मेल आ गया, मैं बड़ा खुश, मुझे वीज़ा तो था नहीं। तो उन्होंने कहा हम भेज रहे हैं अमेरिका एम्बेसी को, आप चले जाइए। कलकत्ता मेरा इंटरव्यू था, मैं गया इंटरव्यू देने के लिए। उन्होंने इंटरव्यू लिया, बोले कॉन्ग्रेचुलेशन यू वीजा इज अप्रूव्ड। हमने तैयारी शुरू कर दी, कपड़े वपड़े सिलवाने शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी ने ट्वीट कर दिया कि साहब संजय शर्मा 4 PM वाले आ रहे हैं और ये ऐसे ऐसे बोलेंगे, ये इनकी प्रोफाइल है। अब हमारे काबिल आम काट के खाते या चूस के खाते, उनको लगा कि हम अमेरिका में भी जाके यही बात करेंगे। मैं इकलौता इंसान होऊंगा, शायद 3 महीने हो गए हैं, मेरा वीज़ा ना हुआ। फिर उसके बाद मैं अमेरिका की एम्बेसी को अभी 2 दिन पहले फिर मैंने पूछा, भाई साहब पासपोर्ट भी रखे हुए हो, पासपोर्ट तो वापस कर दो। वहाँ से लिखा आया था कि अभी हम आपकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग में चल रहा है, अगर आपको पासपोर्ट चाहिए प्रोसेसिंग रोक दे रहे हैं, पासपोर्ट वापस आइए। नहीं तुम कर लो यार प्रोसेसिंग जितनी करनी है। ये है दल बदल या दिल बदल। जिन साहब ने कहा कि बिस्कुट खिला रहे थे कुत्ते को, उन साहब के बारे में घोटालों की एक किताब निकाली थी भारतीय जनता पार्टी ने।
पूरी किताब थी कि ये आदमी पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे भ्रष्ट आदमी है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये इतने ज्यादा घोटालों में लिप्त है कि इस आदमी को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। और ये उस आदमी को समझ आ गया कि अब जेल जाना है, तो उसको लगा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से घुसो उधर से क्लीन होकर निकल आते हो। तो बिस्कुट वाली कहानी बताई, वॉशिंग मशीन में घुसे और मुख्यमंत्री बन गए। आम काट के खाते हैं, आम चूस के खाते हैं। वो कहते हैं महाराष्ट्र में जाके, ये मेरी गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी जेल के बिना नहीं बनेगा, बचेगा, जेल जाए बिना नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। और जिसके लिए कह रहे थे, 24 घंटे बाद वो महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बन जाता है। फिर एक लंबी सिलसिला है, एक लंबा सिलसिला है। उसी कहानी के बीच में बात भूल गया, जब ईओडब्ल्यू को कुछ नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ईडी को और इनकम टैक्स को लिखा कि इनकी जांच कर लीजिए। मैंने कहा रॉ विदेश मंत्रालय बाहर की करती है, रॉ को भी लगा दीजिए मेरे पीछे, तो और अच्छा हो जाएगा। देश की जितनी एजेंसी हो लगा दीजिए, और अच्छा हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार ही लोगों का एक तीर्थ स्थान बन गया। पीछे आ गया ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और सबसे ज्यादा कमजोर बन गया, सबसे ज्यादा दल बदल गया, सबसे ज्यादा दिल बदल गया, वो इस देश की मीडिया का बदल गया। और मीडिया शब्द में पत्रकारों के लिए नहीं कह रहा, उन संस्थानों में काम करने वाले, जिन संस्थानों पे मैं उंगली उठा रहा हूं, उन संस्थानों के पत्रकार मेरे दोस्त हैं और कहते हैं काम तो हम 4PM जैसा करना चाहते हैं, संपादक और मालिक अनुमति नहीं देता। इस हॉल में बैठा हुआ एक भी पत्रकार ऐसा नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूं वो बोलना नहीं चाहता, उसके दिल की आवाज ना हो, वो किसी भी संस्थान में काम कर रहा हो। लिखेगा क्या? लिखेगा वही जो दीपाली जी ने बताया कि मालिक क्या चाहता है, संपादक क्या चाहता है। संपादक भी बेचारा क्या करेगा जो मालिक चाहता है। क्या नहीं दिया देश ने मुकेश अंबानी को? देश का सबसे दौलतमंद इंसान बनाया, देश ने उसको प्यार दिया, और उसने क्या दिया देश को? केवल हिंदू मुसलमान के जहरीले एंकर, जहरीले चैनल, जहरीले थंबनेल, जहरीली डिबेट, जिसको देखकर देश में दो समुदाय के बीच में झगड़ा हो जाए, जिसको देश के दो समुदाय लड़ने पर आमादा हो जाए, ये इस देश को दिया। अब क्या करेगा मुकेश अंबानी के चैनल में बैठ के नौकरी करने वाला इंसान? उसके मन में आ रहा होगा कि हमें ये नहीं करना, लेकिन नौकरी भी एक मजबूरी है। या ये नेताओं के दल बदल से ज्यादा खतरनाक है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर इस देश की मीडिया, इस देश की पत्रकारिता अपना ईमानदारी से काम कर लेता तो साहब 244 नहीं 140 पे भी लेने के देने पड़ जाते। अगर मीडिया ये सवाल नहीं करता कि आम काट के खाते हो, आम चूस के खाते हो, मीडिया सवाल करता कि देश में बेरोजगारी 40 साल से सबसे ज्यादा क्यों बढ़ गई, मीडिया सवाल करता कि किसानों ने 800 किसानों ने आत्महत्या कर ली, इसके जिम्मेदार कौन है, मीडिया सवाल करता कि आखिर देश के आम आदमी की जेबें खाली क्यों हो गई, तो शायद ये दल बदल जैसी जो घटनाएं हैं ये होने का नाम नहीं लेती। हिम्मत देखिए, विधायक नहीं, अब तो पूरी सरकार ट्रांसफर रखने की बात करते हैं, पूरी सरकार आ जाती है। ऑपरेशन लोटस गर्व के संग कहते हैं। बिहार में जाते हैं गृह मंत्री जी, नीतीश बाबू आपके लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, और उन्हीं बंद दरवाजों के पीछे से बैसाखी से साहिब की सरकारें चला करती हैं। ये बात ठीक है कि जनता वोट देखती है, मैं मानता हूं वोट देती है, लेकिन वोट किस आधार पर लिया जाता है? उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि अयोध्या ने एक संकेत दिया है पूरी दुनिया को, और अयोध्या ने हर बार संकेत दिया है। जब मंदिर के नाम पे फसाद करने की कोशिश की गई, जब बाबरी मस्जिद कांड हुआ, उस बार भी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से हारी थी, और जब राम मंदिर के नाम पे खेल हुआ, चारों शंकराचार्य मना कर रहे थे अधूरे मंदिर का शिलान्यास नहीं हो सकता, बिना पताका लहराए मंदिर नहीं बन सकता, आपने राजनीति के लिए भगवान राम का इस्तेमाल किया, तो अयोध्या ने फिर संकेत दिया कि राम का नाम राजनीति में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साहब ने कहा यह भगवान तो गड़बड़ है, तो जय जगन्नाथ पे उतर आए, उन्होंने भगवान राम को भी टाटा बाय बाय कर दिया।
ये सवाल मीडिया के हैं, ये सवाल आम आदमी के हैं। अब तो बहुत सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी पत्रकार है, फेसबुक है, ट्विटर है। और बड़ी अच्छी बात है कि साहब को अब समझ आ गया है। एक और उदाहरण देता हूं। साहब अमेरिका गए थे, लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है। मैंने एक शो किया, उन्हीं साहब के, गनर वाले साहब के चैनल पे चल रहा था। अमेरिका पहुंचे मोदी और कांप गया अमेरिका। मैंने कहा देखिए साहब, थंबनेल लगाया मैंने यूट्यूब पे, मैं कहा देखिए साहब अमेरिका कांप गया। व्यू आए थे नीचे 840। यूट्यूब में फर्जीपना नहीं चलता, व्यू दिख जाते हैं किस चैनल के, कितने शो के व्यू। मैंने कहा मुझे लगता है आज तक चैनल में ही 10,000 लोग काम करते होंगे, इनको तो 800 लोगों ने देखा, इनके चैनल के लोगों ने इनकी खबर नहीं देखी। मैंने 3-4 चैनलों के थंबनेल दिखाए। अमेरिका पहुंचे साहब और कांपा चीन, व्यू आए 303। उसी समय में हमने अमेरिका की रिपोर्ट दिखाई, अमेरिका के लोग किस तरह भारत की नागरिकों के अधिकारों के हनन की बात कर रहे थे। किस तरह अमेरिका में इस बात की चर्चा थी कि भारत में पत्रकारों के अधिकारों का, भारत में स्वतंत्र आवाजों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। हमने दिखाया कि अमेरिका में साहब का सवाल, साहब का वास्ता ऐसी चीजों से पड़ रहा है। साहब ने 10 सालों में जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें भी एक लड़की ने सवाल यही किया। हमने वो शिकायत, हमने कहा कि जिन बड़े चैनल को जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, व्यू आ रहे हैं 303, 700, 1000, और हमने देखा है जो शो हम करे, इस शो पे लोग देखने वाले थे 7 लाख। ये कहाँ से आए लोग? मैं मॉल में जाता हूँ, मैं बस स्टैंड पे जाता हूँ, मैं किसी भी जगह एयरपोर्ट पे जाता हूँ, 10-15 लोग आ जाते हैं, प्यार से बात करते हैं, मेरे साथ सेल्फी लेते हैं। ये कौन है? ये कहाँ से आ गई? ये जनता कहाँ से आ गई? हमें कभी नहीं जरूरत पड़ी किसी गनर की। आप सबने जो उन्होंने 4PM देखा होगा, हम गांव में ऐसे ही घूमते रहते हैं, गांव में जाके रिपोर्टिंग करते हैं। हमें कभी महसूस नहीं हुआ, कभी सोचा नहीं हमें गनर चाहिए। हमारे गनर तो इस देश की जनता थी, जो परेशान थी, जो त्रस्त थी, जो आहत थी, और जिनसे वो उम्मीद बैठी थी। वो कह रहे थे आम काट के खाते हैं, आम चूस के खाते हैं, बटुआ रखते हैं, नहीं रखते हैं। उनको उम्मीद की किरण दिखी। क्या अद्भुत है कि एक दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ जाए। हम तो खुद हैरान थे। हम छोटे से पत्रकारिता जगत के शुरू किए हुए, देश के इतने बड़े नाम थे, हम उनसे 5 गुना व्यू ले आए। 6 महीने से 4PM पूरे देश में नंबर 1 स्थिति में आ जाए। 40 करोड़ व्यू हैं पिछले 28 दिनों में। ये सपना था दुनिया में। अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देश, कहाँ से मेल आने लगे। उस दिन मैं दुबई में देख रहा था, 2.5 करोड़ लोग दुबई देख रहे हैं। ये कौन है? ये भारतीय हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उनको पता है कि भारत में हर साल लाखों लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। भाग रहे हैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और जो भाग रहे हैं वो गरीब नहीं है। उनमें से 95% वो हैं जो अरबपति हैं, खरबपति हैं। क्या कारण है कि इस चमकते हुए अमृत महोत्सव में देश के बड़े बड़े अरबपति और खरबपति देश छोड़ के भाग रहे हैं? कौन सी सुनहरी दुनिया के सपने दिखा रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों पर, इनको हजारों करोड़ के विज्ञापन पे बात करके? क्यों नहीं आज किसी चैनल पे बेरोजगारी पे चर्चा होती? क्यों नहीं किसानों की बात पे चर्चा होती? और देश की जनता नहीं पूछ रही। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं पूछ रही। जनता में डर है। हम जब गांव में जाते हैं, पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, नाम पूछते हैं, कहना नाम रहने दो, अभी मुकदमा हो जाएगा। आपको हैरानी होगी कि गांव में रहने वाला साधारण ग्रामीण वो ईडी नहीं जानता क्या है, लेकिन पता है, वो कहता है ना ना ना, हम नाम ना बताएंगे, ईडी आ जाएगी। हम पूछते ईडी क्या है? बोले है कुछ, वो आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी। इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का इतना उपहास, इतना मजाक, और 10 सालों में दल बदल कानून का इतना गलत इस्तेमाल। हमने रामलाल को चुना क्योंकि रामलाल बिल्कुल वैचारिक धरातल पे बात करता था कि राम और रहीम एक है, भगवान और अल्लाह एक हैं। हमने रामलाल को वोट दिया कि सेकुलर आदमी है। लेकिन रामलाल का दिल 50 करोड़ रुपए में या फिर ईडी की डांट में या इनकम टैक्स की नोटिस में बदला और वो आके जय श्री राम करने लगा। उन हजारों लोगों ने, उन लाखों लोगों ने जिन्होंने रामलाल को चुना होगा,
क्या उनके दिल को अच्छा लगा होगा कि उन्होंने एक विचारधारा को वोट दिया? वो ठगा महसूस कर रहे हैं। लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? मैं तो वो दिन देखना चाहता हूं देश में जिस दिन ये कानून बने, जनता सड़क पे आकर ये कानून बनाने की मांग करे कि हमने जिसको वोट दिया, जिस पार्टी को वोट दिया, भाई साहब रहेंगे उसी पार्टी में, दल बदल करोगे, इस्तीफा दो, पहले चुनाव लड़ो और उसके बाद जहां मनो वहां जाओ। और बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ा और गायब हो गए, वो हार गए। आने वाले 4 महीनों में महाराष्ट्र में और देखिएगा, जो 50 खो के ओके का डायलॉग चला था, उसमें फिर महाराष्ट्र बताने वाला है। लेकिन जनमानस को जागृत करने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना, आपकी है ना। आया राम गया राम वाली कहानी को खत्म करने की जिम्मेदारी तो हर व्यक्ति की है ना, जो इस देश को, लोकतंत्र को अपने दिल में धड़कने को देखते हुए चाहता है। वो चाहता है कि हमारा लोकतंत्र जीवित रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। इस देश में रहने वाले हर जनमानस के दिल में वो लोकतंत्र धड़के। किसी को यह डर ना हो कि वो बोलेगा तो ईडी आएगी, डीसीबी आएगी, इनकम टैक्स आएगा। क्यों किसी पत्रकार की ऐसी जांचें हों? क्यों किसी पत्रकार पे हमले हों? क्यों ईडी का इस्तेमाल ऐसे किया जाए? लेकिन कौन करेगा सवाल? सवाल तो मैं और आप मिलकर करेंगे ना। अब साहब परेशान हैं कि जब ये पोल पट्टी खुल रही है तो साहब अब यूट्यूबरों पर कल लगाम लगाने के लिए एक बिल बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अकेले जर्मन में बैठे ध्रुव राठी ने साहब की हालत खराब कर दी। तब एक कानून बन रहा है कि विदेश में भी कोई चलाएगा यूट्यूब चैनल तो उसका देश में एक दफ्तर होना चाहिए। और उससे आगे की बात मैं बता देता हूं आपको। देश में दफ्तर इसलिए होना चाहिए कि ध्रुव राठी का दफ्तर दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, बंबई में हो, इंदौर में हो, और जैसी ध्रुव राठी वीडियो करे, इलाके का दरोगा आके उसके मैनेजर को 4 लाते मारे और एक मुकदमे में बंद कर दे। अब दूसरा मैनेजर ढूंढो ध्रुव राठी। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है? दुनिया में जिस देश की आत्मा ये थी कि यहां पे अपनी बात कहने की आजादी है, वो देश का ये हाल कर दिया। 10 साल पहले तक क्या इतना जहर था दिमाग में? हमने 2014 तक कांग्रेस के खिलाफ बेतहाशा लिखा, कभी हमको अश्लील गालियां नहीं मिली, हमको मेल पे जान से मारने की धमकी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में मंत्री का दर्जा प्राप्त एक आदमी मेल पर हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये हो गया देश में। अब या तो आप इधर हैं या आप इधर हैं, या तो आप मोदी जी के प्रशंसक हैं या मोदी जी के चिढ़ने वाले हैं। देश 2 हिस्सों में बट गया। लेकिन देश 2014 से पहले तो ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो लोग किसी भी पार्टी से नफरत कर रहे हो, चिढ़ रहे हो। आपके दिमाग में ये जो तेजाब भरा जा रहा है ना, ये आपकी लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, आपके दिल और दिमाग की हत्या कर रहा है, आपकी आने वाली नस्लों को तबाह कर रहा है। एक उत्तेजित आदमी, एक हिंसा से भरा हुआ आदमी, एक हिंसक मानसिकता का भरा आदमी हिंसक समाज पैदा करता है, हिंसक बच्चे पैदा करता है। कहां चली गई इस देश की? वो रवायत में बदायूं जनपद से आता हूं। हमारे यहाँ शकील बदायूनी शेर का नाम बड़ा फेमस था। कितने तन्मय हो के लिखता था वो, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। 5 वक्त का नमाजी मोहम्मद रफी क्या मीरा के भजन गाता था। कमाल अमरोही की पत्नी मीना कुमारी जी अमरोहा आई, उनका सौतेला बेटा था। एक पंडित पूछा कि यहां पे कुरान सबसे अच्छा कौन पढ़ा देगा। डरते डरते लोगों ने बताया कि बहू यहां तो कुरान सबसे अच्छे वो पंडित जी पढ़ाते हैं। पंडित जी बुलाए गए कि मीना कुमारी ने कहा कि मुझे पंडित जी बच्चे को कुरान पढ़वानी है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा बहू, कल से पढ़ाने आ जाऊंगा। जो लाइनें मैं बताने जा रहा हूं वो भारत की, इस देश की आत्मा थी, यही देश था। मीना कुमारी ने कहा पंडित जी कुरान पढ़ाने के फीस कितनी होगी? और जो पंडित जी ने कहा वो आपके दिल को भी छुएगा। पंडित जी ने कहा बहू कुरान पढ़ाने के किस बात के पैसे, जब उर्दू पढ़ाएंगे तो ले लेंगे। ये थी बात, ये था देश, ये थी इस देश की साजी संस्कृति। खाने के नाम पर, कपड़ों के नाम पर इस देश का सर्वे सर्वा कहता है कि मैं कपड़ों के आधार पर आदमी की पहचान कर लेता हूं। कभी सोचा था भारत इस स्तर पे आ जाएगा?
इस देश का सर्वे सर्वा कहेगा कि तुम वोट डालोगे तो फिर तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारी टोटी चुरा के ले जाएंगे। क्या हाल हो गया। और हम सब बैठे हैं, हम सब हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई सर्कस चल रहा है, एक जोकर बैठ के ऐसी बातें कर रहा है। हम देश के प्रधानमंत्री को ये बातें करते हुए सुन कैसे सकते हैं कि वो मुजरा कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मुसलमान से शुरू होकर मुजरा तक आ गए और हमारे आपके दिमाग को जहर में बदल दिया और दल बदल की वो फैक्ट्री तैयार कर दी जिस फैक्ट्री का प्रोडक्ट वैसा ही होगा कि 24 घंटे में मैं जेल भेज दूंगा और 24 घंटे में वो डिप्टी सीएम बन जाएगा। जितने जितने लोगों के दिल इलू इलू किए, दल बदले, उन सब के भ्रष्टाचारों की एक लंबी कहानी है। लेकिन धन है ये देश। गांधी जी के देश ने सहन करना बहुत सिखाया है। हम सबको सहन करने की आदत सिखाई है, वरना यही जनता सड़क पे आके पूछती कि अभी आपने 24 घंटे पहले बेईमान को कहा है कि इसके 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, तो आप कैसे इसको डिप्टी सीएम बना रहे हो। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला, देश का सबसे बड़ा घोटाला। नीट के पेपर 40 लाख 50 लाख में भेजे जा रहे हैं। मंत्री आके कह रहे तेजस्वी का पीए इसमें शामिल था। अरे तेजस्वी को भी पकड़ो, लालू को भी पकड़ो, सबको जेल में, जो मना किसने किया है। लेकिन पेपर लीक क्यों हो रहा है ये तो बताओ। इस मध्य प्रदेश की धरती पे व्यापक घोटाला किसने किया ये तो बताओ। नौजवान भटक रहे हैं। अग्निवीर तुम 4 साल के लिए आए, अपना 74 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हो और नौजवानों की जवानी 4 साल में खत्म करना चाहते हो। शादी नहीं होती अग्निवीरों की। कौन सुनेगा ये समस्याएं। हम खामोश होकर बैठ के देखते रहे और हम भी पूछते रहे साहब बटुआ रखते हो नहीं रखते हो, इतनी ताकत कहां से लाते हो। तो कोई ईओडब्ल्यू हमारी नहीं होगी, कोई ईडी हमारी नहीं होगी, कोई इनकम टैक्स हमारा नहीं होगा। करोड़ों रुपए आज हमारे बटुए में होंगे, हमारे पास भी 10 गनर होंगे, लेकिन फिर होगा वही, हमारा हेलीकॉप्टर उतरेगा और जनता नारा लगाएगी गो बैक मीडिया, गो बैक मीडिया, गो बैक मीडिया। इस तरह फिर सेल्फी नहीं लेगी हमारी, इस तरह प्यार से आप लोग नहीं मिलोगे हमको। ये फर्क है, ये फर्क है पत्रकारिता में चुनने का, कि आप इस देश की जनता को चुनना चाहते हो, आप इस देश की जनता का प्यार जीतना चाहते हो, या फिर आप सत्ता के गुलाम बनना चाहते हो। ये फर्क है और ये फर्क आपकी आत्मा को भी झंझोरेगा, आपकी आत्मा से सवाल करेगा। और मेरा दावा है अगर कोई शुद्ध पत्रकार होगा तो उसको रात को नींद नहीं आती होगी कि आज मैं क्या लिख कर आया, आज मैं कैसी हिंसक बात करके आया। आज मेरी इस बात से अगर 2 समुदाय के बीच में अगर मनमुटाव हो गया, 2 समुदाय के बीच में अगर गोलीबारी होगी तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन ये किसने किया और जिसने किया वो सामने क्यों नहीं आते। तो मुझे ये उम्मीद है कि इस तरह के संवाद, इस तरह की बातचीत जो इंदौर प्रेस क्लब कर रहे हैं, ये ऐसे खुला मंच, ऐसे संवाद देश में अगर और होंगे, इंदौर सबके लिए प्रेरणादायक बनेगा, तो निश्चित रूप से ये देश में एक नया माहौल पैदा करेगा। ये निश्चित रूप से देश में एक क्रांति पैदा करेगा और समाज में इस चुनाव में क्रांति दिखा दी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, जिसको सबसे ज़्यादा हिंसक बनाने की कोशिश की गई, उस क्रांति की शुरुआत उसने करके दिखा दी। वक्त बदलेगा, कुहासा छटेगा, एक नया सूरज जरूर निकलेगा, उम्मीदें जिंदा रहनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की बात से बात खत्म करूंगा। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शुक्रिया, थैंक यू। निश्चित तौर पर झकझोर देने वाला एक यादगार उद्बोधन आप लोगों ने अभी सुना। जोरदार तालियों के साथ में आप अपनी भावनाएं व्यक्त करिए श्री संजय शर्मा जी के इस व्याख्यान के लिए, जो कि निश्चित तौर पे हमारे दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं कई प्रश्न उठा गया है, कई जगह हमें झकझोर गया है, हमारे अंदर चिंता के साथ में एक नई सोचने की दिशा भी हमें दे गया है। मित्रों, आज दोपहर में हम लोग जब चर्चा कर रहे थे टीवी एंकरिंग की, तो उसमें कई चीज़ें बताई गई थी टीवी एंकरिंग के लिए। एक ड्रेस कोड होता है, एक देखने का तरीका होता है, वॉइस का कॉन्फिडेंस होता है, काफ़ी चीज़ें बताई गई थी। लेकिन श्री संजय शर्मा जी इन तमाम जो मापदंड हैं इन सबको उलट देते हैं। वे कैजुअल फंकी ड्रेस में भी आ जाते हैं, बिना किसी
किसी भी प्रकार की, जिसे कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल जो होता है टीवी एंकरिंग का, वो फॉलो नहीं करते हैं। और सर आपके ऐसे प्रशंसक हैं जो आपके जो स्टाइल है, नमस्कार मैं संजय शर्मा, उसकी कॉपी करते हैं, आप मिमिक किए जाते हैं। लोकप्रियता का ये मापदंड बहुत देर से आता है जब आपके लोग मिमिक्री करना प्रारंभ कर दें, और श्री संजय शर्मा जी ने उस मापदंड को स्पर्श किया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी अपार लोकप्रियता। और मैं ये मापदंडों से विपरीत जाने की बात सिर्फ इसलिए कर रहा था कि ये शुद्धता आपके कंटेंट की जीत है, ये आपके साहस की जीत है, आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता की जीत है, सच के साथ चलने की साहस, विचारधारा, और जो जो एक धारा है उसके विपरीत तैरने का जो जिद है और जो हौसला है, उसकी जीत है कि तमाम मापदंडों को आप परे धकेलते हैं, उसके बाद भी लोकप्रियता आपकी लगातार बढ़ती रहती है। मित्रों, चूंकि ये तकनीकी सत्र है, निश्चित तौर पर यहाँ पे इतने प्रबुद्ध पत्रकार भी यहाँ उपस्थित हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ कम से कम कुछ प्रश्न ज़रूर इसमें लूँ। तो आप में से जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हों और जिनसे पूछना चाहते हों, अपना परिचय भी दे दें और आप किन से अपना सवाल पूछना चाहते हैं यह भी बता दें। आप में से कोई कौन सवाल लेना चाहेगा पहला? वरिष्ठ पत्रकार श्री कीर्ति राणा जी। संजय भाई, पहले तो मैं आपको पूरे सदन की तरफ से बधाई देता हूँ कि आज ऐसा लगे नहीं कि कोई पत्रकार बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई विपक्ष का, प्रतिपक्ष का नेता बोल रहा है। और प्रतिपक्ष का ऐसा नेता बोल रहा है जो सत्ता पक्ष की भी बात अपने मन से बोल रहा है, जो कुलबुलाहट पिछले 10 सालों में कई नेताओं में देखने को मिली, खासकर यूपी के कई नेताओं में। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अब एक बड़ी चर्चा चल रही है कि यूपी में जिस तरह के परिणाम आए और जिस तरह से मोशा जी को झटका लगा है, मोदी और शाह जी को, तो क्या इस झटके का असर योगी जी पर पड़ सकता है? देखिए, ये आपका सवाल देश की राजनीति के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, और जो देश को चलाने में लोग कहा भी करते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। पिछले 1.5 साल से जितना मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत सत्ता के करीबी लोगों के सूत्रों से, अमित शाह जी और मोदी जी का बस चले तो योगी आदित्यनाथ को वो कल हटा दें। योगी आदित्यनाथ ने जो संघ की शैली थी, जो हिंदुत्व का उफान था, वो मोदी से ज़्यादा आगे बढ़ के हासिल कर लिया। तो वो जो हिंदुत्व है, जो उग्र हिंदुत्व है, वो उसके चेहरे के प्रतीक बन गए योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ ने वो लाइन चिरतार्थ कर दी कि शेर की सवारी बड़ी खतरनाक होती है। जब तक सवारी कर रहे होते तब तक बड़ा मज़ा आता है, और जब आप उतरते हैं तो शेर आपको खा जाता है। तो अब अगर आप योगी आदित्यनाथ को छेड़ेंगे, हटाएंगे, तो ये निश्चित बात है कि जो आपका उग्र हिंदुत्व वाला वोट बैंक है वो चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप योगी आदित्यनाथ को रखेंगे तो आप और पछताएंगे। उसका कारण ये है कि हम कितना भी आलोचना करें कि जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस देश में जाति पहले है, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। पिछड़ों में, दलितों में ये बात है कि आखिर क्यों नहीं जाति जनगणना कराई जाती, क्यों नहीं उनका हक मारा जाता, क्यों उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री क्षत्रिय हो, पड़ोस में राजस्थान का पंडित तो उत्तराखंड में ठाकुर हो, क्यों नहीं पिछड़े और दलित की बात की जाती। और इस चुनाव ने दिल्ली के जो कान खड़े किए, 2014 में अमित शाह ने बहुत बढ़िया तरीके से जातियों को एकजुट करके उनको धर्म का चश्मा पहना दिया था। ये कहता जाति नहीं धर्म जरूरी है। इस बार कांग्रेस और सपा की जुगलबंदी ने, अखिलेश यादव के पीडीए के फार्मूले ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसको तोड़ दिया, जातियों में आ गए। तो वो जो जाति की गणित है वो इस बात के खिलाफ है कि कोई ठाकुर मुख्यमंत्री अब उत्तर प्रदेश में रहे। तो अगर योगी आदित्यनाथ को रखते हैं तो पिछड़ों में और दलितों में उनके ठाकुर होने का विरोध होगा। और मैं एक और घोषणा कर रहा हूँ आपको, बीजेपी के नेता ही कुछ दिनों बाद कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग की बात उठाने लगेंगे, जाति जनगणना की बात उठाने लगेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बहुत जल्दी उठाएंगे कि जाति जनगणना सही थी। इस तरह की हल्की हल्की बातें उठेंगी। और एक कटु बात और है कि योगी आदित्यनाथ के साथ 15 विधायक भी नहीं हैं।
वो अपने मठ के एक महंत रहे हैं, तो उनको सुनने की आदत नहीं है, तो वो विधायकों के काम वाम नहीं करते। उत्तर प्रदेश में नौकरशाही बहुत बेकाबू है। तो दिल्ली पहल के इशारे पे आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में हमें ये देखने को मिल सकता है, किसी छोटे मुद्दे पर विधायक विद्रोह करें। जैसे पहले भी 100-150 विधायक धरने पे बैठ गए थे, और योगी आदित्यनाथ से कहा जाए इनको संभालो, और योगी जी जब नहीं संभाल पाएंगे तो कहा जाएगा आप केंद्र में आ जाइए, वरना आपकी सत्ता चली जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह के बीच अगले 6 महीनों में बहुत उठापटक हो सकती है। ये मेरा धारणा है। में 15 विधायक नहीं है, उसके बावजूद भी योगी 217 में अधिक वोटों से अधिक सीटों से जीते। उसके पीछे क्या योगी का क्या जादू है? देखिए, मैं 2017 में जब चुनाव आया था तो आपको याद होगा तब योगी फेस नहीं थे। 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, तब योगी चेहरा नहीं थे, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था, मोदी के चेहरा थे। 2014 में एक उदाहरण देके बताऊँ, लोग मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार कहते थे। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे बड़े अभिन्न मित्र हैं, मैं उसको उदाहरण से आपको सिस्टम समझाता हूँ। कोई बड़ी कंपनी में मैनेजर है, उसको 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। वो उसकी पत्नी सब कहते थे तुम क्यों आलोचना करते हो, भगवान विष्णु का अवतार है ये। 2019 में पुलवामा हुआ, तब तक वो भगवान विष्णु के अवतार रहे। इस चुनाव में उन भगवान विष्णु जी में डेंट पड़ गया, क्योंकि वो जो साहब थे जिनको 1.5 लाख मिलती थी, जिसको 1.5 लाख की सैलरी मिलती है, वो 5-10 हज़ार भी बैलेंस बना के चलता है घर का। रसोई का खर्चा इतना, पेट्रोल इतना, उनके घर का बजट 15,000 से ज़्यादा बढ़ गया महंगाई के कारण। तो वो भगवान विष्णु जी अब गड़बड़ हो गए मामले, उन्होंने वोट नहीं दिया। आपने पूछा 2017 में, तो 2017 में कोई चेहरा नहीं था, मोदी जी का चेहरा था। और 2014 से 2017 का चेहरा अगर आप याद करेंगे राजनीति का, तो कोई दाग नहीं था, कोई उद्योगपतियों के संग डील नहीं थी, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था। 17 में उफान था, मतलब मोदी जी का जलवा बिखर रहा है, दुनिया टहल रही है। तो उस लहर में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता गया। योगी 2017 के चुनाव के रिजल्ट के बाद मुख्यमंत्री बनाए गए, ये बात थी। मेरा सवाल जो है वो आप सभी से है, सिर्फ संजय सर से नहीं है, मैं आपको टारगेट भी कर रहा हूँ। संजय त्रिवेदी सर ने एक बात कही थी कि अब वो वक्त आया है जब हमें अपने समाज को शिक्षित करना होगा। मैं बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, आपकी बेरोजगारी की बात का डिस्कशन करता हूँ ना, मैं आंकड़े से बात करता हूँ। 15 लाख, ये पार्लियामेंट के आंकड़े हैं सर, 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं। नेस्कॉम के प्रेसिडेंट ने मुझे खुद कहा कि निमिष, नेस्कॉम जो है वो संस्था है जो तमाम जितनी आईटी कंपनियां हैं उनका संघ है। उन्होंने कहा हम सिर्फ 1.5 लाख को देते हैं। फिक्की और सीआईआई की हर कॉन्फ्रेंस में सारे बड़े उद्योगपति कहते हैं कि क्यों नहीं तुम लोग, हम जो कुछ 10-12 एडिटर्स हैं जो पॉलिसी पे लिखते हैं, क्यों नहीं सरकारों को कहते हैं कि कुछ करें, क्योंकि उन्हें बच्चे अच्छे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता कि रेलवे में खलासी की नौकरी के लिए आवेदन हो और उसमें 3.5 लाख हैं। मध्य प्रदेश में 35 प्यून की नौकरी की निकली थी, जिसमें 8वीं पास का वो था, हम सब लोगों ने वो कवर किया, जिसमें 3 लाख से ज्यादा आए थे और उसमें सबसे ज्यादा पीएचडी, एमए, एमटेक और बीई थे। संजय सर, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम जर्नलिज्म में खेमों में बटे हैं, और ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से बटे थे। जब हम नेशनल मीडिया में आए तब हमें मालूम चला कि हमारे जितने दिग्गज थे वो सब पेरोल्स पे थे उस समय भी। बुरा मत मानिए, ये सच्चाई थी। हम क्यों नहीं कभी समाज को कहते कि वो सुधरे। देखो ठीक है, मैं एक छोटी सी और बात कहता हूं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके व्यूअर्स बड़े हैं तो आप उनको देखिएगा। मैं पॉलिसी कवर करता हूं, मैं आम लोगों के लिए नहीं करता, तो इसलिए बता रहा हूं। मैट्रिमोनी साइट्स पर जाइए, हमने एक सीरीज तैयार की थी, उसमें साफ साफ लिखा होता है गुड़गांव, हैदराबाद, पुणे और ये जो 5 हब हैं, नोएडा, इसके अलावा और कहीं नौकरी करने वाले लड़के और उनके माता पिता संपर्क ना करें। लड़की कहां की? इटावा, औरैया, रीवा। पैकेज से शादी हो रही है। हम जो समाज हमारे पास है वही समाज हमें ये एनडीए भी दे रहा है और यूपीए भी दे रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं इसका जवाब देता हूं। और सर 25 साल में इस पार्लियामेंट के तमाम लोगों के लिए लिखते लिखते थक गए हैं आप। हम लोग कितना कर सकते हैं? कितनी बार इनकी स्पीचेस लिखें फ्री में कि सर कुछ तो करो, कितने सवाल पूछें। आपके जो सुबह आए थे
महामहिम, उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने 100 सवाल पूछे हैं। ठीक है, अहमद पटेल ने बुलाकर कहा था कि निमिष 100 सवाल कोई नहीं पूछ सकता। हमने पता किया कि कौन आखिर है 2004 की विपक्ष के साथ खड़ा हुआ है। मैंने कहा अहमद भाई मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम ये विपक्ष जिम्मेदार तो हो। ठीक बात। तो सर आप एक अपना एजेंडा कर रहे हैं, बाकी लोग अपना एजेंडा कर रहे हैं। समाज को भी तो आईना दिखाइए। हम जर्नलिज्म है, ये सप्तऋषियों ने समाज को दिखाया था सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। एक मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाता है, एक राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सर पॉलिसी का क्या होगा? वहां ये जो पहुंचे हैं ना 800, उनको देखिए क्या हालत है वहां पर। स्टैंडिंग कमेटी में देखिए क्या हालत है, सर्व की है। कैबिनेट में देखिए क्या हालत है सर। मैं इसका जवाब देता हूँ कि आपने जो बात कही CII और फिक्की की बात करी, मैंने अरुण कुमार जी का इंटरव्यू किया। देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में हैं वो अरुण कुमार जी। चूँकि बिजनेस की मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन उनने मुझसे कहा कि 2019 के बाद सरकार ने संगठित क्षेत्रों के आंकड़े जुटाने शुरू किए जो 5% है, और 95% जो गैर असंगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े 2019 के बाद जुटने बंद हो गए, क्योंकि वो खतरनाक थे। आपका मोची, आपका चाय की दुकान वाला, आपका रेस्टोरेंट चलाने वाला, ये आंकड़े नहीं आते। तो जब ये आंकड़े नहीं आते तो उन 5% उद्योगपतियों को और उन 5% संगठित क्षेत्रों के लोगों को सावन हरा हरा नजर आता है। गैर संगठित क्षेत्रों की नाम आंकड़े नहीं होते। पहला सवाल। दूसरा सवाल, पॉलिसी कौन बनाएगा? प्रधानमंत्री बनाएंगे ना। आपकी बात ठीक है, जनता को शिक्षित करना चाहिए। हम यही तो मुद्दे उठाते हैं कि जनता को शिक्षित करने के कहते हैं कि आप अग्निवीर का मुद्दा सड़क पे विरोध करिए। आप क्यों फौज में प्रयोग कर रहे हैं? 4 साल के लिए आपने एक लड़के को ट्रेंड किया, वो राइफल चलाना सीख गया, वो कार्बाइन चलाना सीख गया, वो दुनिया के सब हथियार सीखना सीख। आपने लाखों लोगों की एक 4 साल की ट्रेंड फौज खड़ी कर दी देश में, जो बेरोजगार हो गए। अब किसी विदेशी मुल्क के एजेंट को उन ट्रेंड लोगों को जो सारे तरह के हथियार चलाना जानते हैं, जो भारतीय फौज की सारी जानकारी रखना चाहते हैं, उनको एक 50,000 के नहीं 5 लाख की नौकरी पर रखना है और देश में हंगामा मचा देना है। हम यही बात तो उठाते हैं, हम यही मुद्दे तो उठाते हैं। आखिर इटावा की लड़की, मगर मैं इटावा में रह रहा होता तो मैं भी चाहता कि इटावा में लाइट नहीं आती, इटावा में सड़कें नहीं हैं, इटावा में अस्पताल नहीं, तो मेरी बेटी दिल्ली और गुड़गांव में जाके रहे। गरीब से गरीब बाप भी अपनी बेटी को सुख में रखना चाहता है। उसको पता है कि इटावा में रोजगार नहीं है, इटावा में मनरेगा का काम भी नहीं मिल रहा। ऐसे किसी भी, वो मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। तो वो सपने अपने बड़ी लड़की के लिए देखेगा कि बड़ा जगह हो। तो हमारा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर एक बेहतर योजनाएं बनाने के लिए वो कहने लगा कि पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। ये सवाल कौन करेगा? सत्ता से तो पूछेंगे हम कि आपकी चपरासी की नौकरी के लिए डॉक्टरेट किए हुए लोग आ रहे हैं और हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। सिपाही की जगह निकली थी उत्तर प्रदेश में, 8 या 10 लाख लोग आए थे कुछ हज़ार के लिए। कहाँ से आए? 300 रुपये इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी। हमने देखा आंखों में आंसू आ गए। स्टेशन पे लाइन लगा के सड़कों पे सो रहे थे बच्चे, खाने के पैसे नहीं थे, कहाँ से पैसे देके परीक्षा देके घर नहीं पहुंचे, पता खबर आती है पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। ये सवाल तो सिस्टम से पूछेंगे ना, सब मिलके पूछेंगे, और सब मिलके पूछेंगे तो आंकड़े आएंगे। लेकिन अगर आप सरकार के आंकड़ों पे हम ये कह देंगे कि फिक्की ने कह दिया और इन्होंने कह दिया कि बहुत कुलीन यहाँ पे हमें काम नहीं मिल रहे, कुलीन काम इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आपने जो कंप्यूटराइज मशीनें हैं चलाने वाले उद्योगपति हैं, आपने उनको बढ़ावा दे दिया, आपने देश के सब संपदाएं उनको दे दी। अब वो किसको रखेंगे ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। पिछड़ों और दलितों में आप अगर कोई विपक्ष का नेता सवाल उठा रहा है कि इनके मालूम करिए कि पिछड़े और दलित कितने लोग काम कर रहे हैं, तो आप निश्चित मान के चलिए उनके 10% भी पिछड़े और दलित ही रखे जाते। जी नेक्स्ट प्लीज बताइए। रजत शर्मा ने उस बात को स्वीकारा और बाद में वो बड़ी खबर बनी। उन्होंने कहा कि मैंने वीपी सिंह का इंटरव्यू किया, मैं घर गया, मैं टेलीविजन जर्नलिस्ट हूं, मुझे मालूम है कि एडिट करने में बहुत टाइम लगता है और एज ए प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपको बैठ के करना पड़ता है। तो मैं घर गया, रात में 1:30-2 बज गए थे। कुछ देर बाद एक गाड़ी रुकी और
मेरे उसमें बेल बजी, मैंने दरवाज़ा खोला तो राजमाता थी, मतलब वीपी सिंह की पत्नी, वो उन्हें बेटा कहती थी और वो उन्हें माँ कहते थे। ये उनका म्यूचुअल रिश्ता था। आप और हम पॉलिटिशियंस में हम भी जानते हैं कि जैसे सुषमा जी मुझे बच्चा कह देती थी, फिर उनको बाद में बताया जाता था कि मैडम फॉरेन अफेयर एडिटर है, प्लीज़ निमिष कुमार नाम लीजिए, है ना। तो उन्होंने झोली फैलाई, अपना मंगलसूत्र डाला और कहा कि एक माँ, वीपी सिंह की पत्नी नहीं, एक माँ अपने बेटे से सुहाग मांग रही है। सवाल क्या था? रजत शर्मा ने उनसे कहा सर आपको काफ़ी तकलीफ है, 5 डॉक्टर वो करते हैं। देखिए इसमें 3 डॉक्टर ब्राह्मण हैं, एक ठाकुर है और एक गुप्ता है, दलित से क्यों नहीं करवाते आप? आपका जो सवाल था, रामविलास पासवान जी ने यही कहा, तो हमने उनको बाद में गेट नंबर 4 पे पार्लियामेंट में निकले तो तब तो आप जानते हैं जब ऑफ कैमरा जब बात होती, हमने कहा पासवान जी आपने जो कहा कि दलित आरक्षण होना चाहिए निजी क्षेत्र में, उन्होंने कहा जो धंधा करता है ना उसको इससे मतलब है कि वो बिजनेस होगा या नहीं। सर यदि बिजनेसमैन, आपने कहा ना रिलायंस ने क्या किया, 10 लाख नौकरियां दी हैं, आपका रेलवे जो दे रहा है आप उसमें जाकर देखिए 21% रेलवे का खर्चा पेंशन में जा रहा है। और उसके बाद कल दिन भर एसी, रात भर एसी बंद था, 3:30 बजे मुझे उनको हड़काना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि यदि नहीं करोगे तो नौकरी खा जाऊंगा। जब इस तेवर पे आए तब जाके वो हलचल हुए और एसी हुआ। मालूम है उसका जवाब क्या था टीटी का? सर आप मीडिया से हो, वरना हम तो मेंबर ट्रैफिक की नहीं सुनते। आप समझ रहे हैं ना, टीटी मेंबर ट्रैफिक की। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक है निमिष जी। इसका सवाल, इसका जवाब एक सेकंड बस इसका जवाब दे देता हूँ। बहुत रोचक बात आपने कही निमिष भाई। ये बात उठनी चाहिए कि जब पटना की ट्रेन जाती है तो आदमी जानवरों की तरह भर जाता है, और रेल मंत्री वंदे भारत की बात करते हैं। हमारे यहाँ एसी साधारण गाड़ियों में नहीं चलता है, जनरल गाड़ियों में भरे जाते हैं, और वंदे भारत चलाई जाती हैं जो बहुत महंगी हैं, उन पे लोग बैठ नहीं पाते। हमें सवाल करना चाहिए कि 2014 में बुलेट ट्रेन के लिए करोड़ों रुपए बजट आवंटित हुआ, कहाँ गई वो बुलेट ट्रेन? और बुलेट ट्रेन इस देश के लोगों की नहीं है, इस देश के 90 करोड़ के लिए नहीं है। मेरा कहना यही है, ये सरकार उन 5% संगठित क्षेत्रों के लिए काम कर रही है जिनके लिए वंदे भारत चलाई जाती है, जिनके लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाती है, और बाकी ट्रेनों में लोग जानवरों की तरह भरे जाते हैं। थोड़े पैसे वाले होते हैं, एसी चल जाते हैं, वो एसी भी नहीं चलता। आप जैसा कोई प्रभावशाली आदमी चला लेता होगा। लेकिन यही सवाल हम उठा रहे हैं और यही बात हम कर रहे हैं कि देश के जनमानस को समझना चाहिए कि यह सरकार किन के लिए काम कर रही है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपने अपनी बात में अपनी बात कह दी। मैं भी यही मानता हूँ, यह सरकार बुलेट ट्रेन वालों की है, ये सरकार वंदे भारत ट्रेन वालों की है। एक लास्ट सवाल भैया, आखिरी सवाल। आखिरी सवाल है। आपका संवाद सुनने के बाद 2 सवाल आया मन में। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, गौरव कुमार पांडे कहते हैं, मैं उसी धरती से आया हूं जिस धरती से आप चल के आए हैं। मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूं और पेशे से अधिवक्ता हूं, उच्च न्यायालय लखनऊ का। पहला सवाल तो ये है कि जो समाज में 10 सालों में द्वेष बढ़ा है, द्वेष मतलब 2 समुदायों का द्वेष, कुछ हद तक पत्रकारिता भी इसके लिए, प्रिंट मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो अब जो है इस समागम में सारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, तो इस द्वेष को कम करने के लिए क्या आप लोग कर सकते हैं और समाज को क्या बेहतर दे सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या ये सामाजिक द्वेष ही है। तो मैं जब मान लो, ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मीडिया सबसे बड़ा उत्प्रेरक का काम किया है इस सामाजिक हिंसा को बढ़ाने में, मानसिक हिंसा को बढ़ाने में। यही बात मैं कह रहा था कि हर पत्रकार की ड्यूटी है कि वो अपनी ताकत से ये बताए कि ये मुल्क तभी तक बचेगा। दूसरी बात मैं कहता हूँ, पाकिस्तान की संस्था है ISI, वो क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच फसाद पैदा हो जाए, यही तो चाहती है। तो जो पाकिस्तान चाहता है वो इस देश के कुछ हुक्मरान करना चाहते हैं। तो दोनों की मानसिकता एक है। पाकिस्तान चाहता है हिंदू मुसलमान में फसाद हो, और देश के कुछ नेता चाहते हैं हिंदू मुसलमान पैदा। तो आपकी मेरी सबकी ड्यूटी है कि समाज में हम ये माहौल पैदा करें कि देश तब बचेगा जब हम सब एकजुट एक साथ रहेंगे।